डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जयदेव है और मैं आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। मैं आपको अपने गांव का नाम नहीं बताना चाहता क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डर सकते हैं और शायद मुझे ढूंढने की कोशिश करें। अब अपनी कहानी के मुख्य किरदार यानी कि अपनी जानकारी देता हूं। मेरा नाम जयदेव है, मेरी उम्र 13 साल है। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूं और अपने गाँव में बहुत मस्ती करता हूं। मेरे पिता के पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। वो यहाँ गांव में ही टोकरे लकड़ी की चीज़ें बनाने का काम करते हैं। इस तरह से हमारे घर का गुजारा होता है। लेकिन वो मेरी पढ़ाई में ज़रा भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मैं पढ़ाई में अच्छे से मन लगाता हूँ। इसके बाद घर आ जाता हूँ। मुझे पॉकेट मनी नहीं मिलती और मेरे ज़्यादातर दोस्तों को पॉकेट मनी मिलती है। फिर भी मैं खुश रहता हूँ। चलो, जो मिला उसी में खुश रहना चाहिए। मेरे दादाजी शहर में रहते हैं और ये बात मुझे आज तक खटकती है कि मेरे पिता शहर छोड़कर गांव में क्यों आ गए। यहाँ से 90 किलोमीटर की दूरी पर वो एक छोटा सा शहर है। वहाँ पर हमारा पुश्तैनी घर भी हुआ करता था। लेकिन मेरे पिता की लड़ाई दादाजी से हो गई, जिसके बाद मेरे पिताजी ने शादी होने के बावजूद भी घर को छोड़ दिया और यहाँ इस छोटे से गाँव में आ गए। मेरे दादाजी के पास ठीक ठाक पैसे हैं और मैं अपने दादाजी से कई बार मिल चुका हूँ। मेरे दादाजी जब भी यहाँ पर आते हैं वो मुझे कहते हैं, चलो शहर, वहाँ पर रहेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मेरे पिता जो दादाजी से बहुत डरते हैं, उस समय तो कुछ कहते नहीं। जब मेरे दादाजी चले जाते हैं, माँ और दादाजी में बहुत ज़्यादा बहस होती है। वो मुझे सुनने तक नहीं देते वो बहस किस बात पर कर रहे हैं। अगर रात के वक्त उनमें बहस हो रही हो तो वो मुझे किसी पड़ोसी के घर आधे घंटे के लिए छोड़ आते हैं। बड़े प्यार से छोड़ कर आते हैं और घर में झगड़ा करते हैं। मैं समझ जाता हूँ। जब आधे घंटे बाद मैं घर आता हूँ तो मेरे माँ और मेरे पिता का मुंह जैसे उतरा हुआ होता है। साफ पता चलता है वो झगड़ा करके आए हैं। इस तरह मेरी जिंदगी बदल नहीं रही है। मुझे अब ऐसा लग रहा है मुझे थोड़ी सी घुटन होने लगी है। जब से दादाजी ने ये कहा है कि शहर आ जाना चाहिए, मेरा मन करता है दादाजी के पास जाने का। लेकिन मेरे पिता ने कभी मुझे दादाजी के पास जाने नहीं दिया। उस घर में जाने के लिए वो मुझे हमेशा मना करते हैं। बस दादाजी को यहाँ मिलने के लिए हामी भरते हैं, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करते। मैं भी जाना चाहता हूँ दादाजी के पास। कई बार मैंने कोशिश की। मैंने अपने पिता को, अपनी माँ को मनाने की कोशिश की, लेकिन दादाजी की बात पर जैसे वो दोनों सहमत हो जाते हैं और कहते हैं वहाँ नहीं जाना है, तुम्हारे दादा ज़्यादा अच्छे इंसान नहीं हैं, वो काफ़ी गुस्सैल हैं, वो कई अजीब सी चीज़ें करते हैं और वैसे भी उस शहर को शापित शहर कहा जाता है। वहाँ पर जाकर हम नहीं रहेंगे, हम इस गांव में रहेंगे। गांव में अच्छी साफ़ सुथरी हवा मिलती है, अच्छे से ज़िंदगी बिता सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। शहर में भाग दौड़ होती है, भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी होती है। ये कहकर मेरे पिता हर बार मुझे रोक लिया करते थे। इस बार गर्मियों की छुट्टियाँ थी और मुझे मन कर रहा था कि मैं दादाजी के पास चला जाऊं। और जैसे ही गर्मियों की छुट्टियां शुरू हुई थी, मैंने पिताजी से एक झगड़ा मोल ले लिया था। मैंने कहा मैं तो दादाजी के पास जाना चाहता हूं, मैं शहर जाना चाहता हूं। उस दिन मेरे पिता ने मुझे बहुत पीटा था और अगले दिन दादाजी यहाँ पर आ गए थे। मेरी पीठ पर छोटा सा निशान था। मेरे पिता ने मुझे एक झापड़ मारा था मेरी पीठ पर, जिसका निशान पड़ गया था। जब दादाजी को ये पता चला, दादाजी ने पिताजी को बहुत डांटा था और कहा था, आने दो इसे, अगर मेरे पास आना चाहता है तो क्या है, हफ्ता 10 दिन रखूंगा, बाद में यहाँ छोड़ जाऊंगा। डरने की कोई बात नहीं है, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा, तुम हमेशा डरते रहते हो। मेरे पिताजी ने कुछ नहीं कहा था। जब दादाजी वहाँ से चले गए तब मेरे पिता कहने लगे, तुमने दादाजी को ये क्यों कहा कि तुम वहाँ जाना चाहते हो? मैंने तुम्हें कहा ना, हम तुम्हें वहाँ नहीं जाने देंगे। पिता अब भी मान नहीं रहे थे। अब मैं क्या करता? उसके कुछ दिन बाद जब दादाजी का फ़ोन आया था,
मैं जल्दी से पिताजी के हाथ से फ़ोन छीनकर दादाजी को कहने लगा, दादाजी मुझे ले जाइए, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, मैं कुछ दिन वहाँ पर बिताना चाहता हूँ। मेरे दादाजी ने तब फ़ोन पर कह दिया था, आ रहा हूँ मैं तुम्हें लेने, अब मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा, कुछ दिन अपने पास रखूँगा, बहुत मज़ा आएगा। जब फ़ोन कटा मेरे पिता का मुंह उतर चुका था, जैसे कुछ बहुत बड़ी घटना हो चुकी हो। मेरी माँ का मुंह उतर चुका था, वो मुझे कुछ बता नहीं रहे थे आखिर हुआ क्या। अगर दादाजी मुझे लेने आ रहे हैं तो इसमें बड़ी बात क्या है, कुछ दिन वहाँ पर रहूँगा, अच्छा रहूँगा, खुश रहूँगा, आखिर इसमें बुराई क्या है। उसके अगले दिन दादाजी वहाँ पर आए थे और आज पहली बार दादाजी से मैंने झगड़ा करते हुए अपने पिताजी को देखा था। दोनों झगड़ रहे थे। दादाजी काफ़ी शांत थे, गुस्से में घूर तो रहे थे लेकिन उनकी आवाज़ ऊंची नहीं हुई। मेरे पिता ऊंची आवाज़ में ऐसे डांट रहे थे जैसे वो मुझे डांटते हैं। आज जैसे दादाजी की वो इज्जत तक नहीं कर रहे थे। मेरे दादाजी को उन्होंने यहाँ से भगा दिया था, ये कहा था अब आप दोबारा यहाँ कभी नहीं आएंगे। मेरे दादाजी मेरी तरफ घूरते हुए गए थे, मुझे एक आंख मार कर गए थे। तब मैंने भी दादाजी को आंख मार दी। मुझे ऐसा करने की कब से आदत है। जब भी मैं दादाजी के साथ मिलकर छोटा मोटा प्लान बनाता हूँ, भले ही बातों में सही, हम दोनों आंख मारते हैं। दादाजी वहाँ से चले गए थे। उसके बाद मैं मायूस। मेरे पिता ने मुझे भी बहुत ज़्यादा डांटा था। उस शाम मुझे पार्क में जाकर खेलने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे दोस्त मुझे लेने के लिए आए। वो मुझे खींच कर ले गए पार्क में। मेरा मुंह उतरा हुआ था लेकिन वो खेलने की जिद किए जा रहे। हम वहाँ पर क्रिकेट खेला करते थे। आज मेरा मन नहीं कर रहा था। मैं दादाजी के पास जाना चाहता था लेकिन पिताजी ने जाने नहीं दिया था। जब हम खेलते खेलते 7:30 बजे घर वापस आ रहे थे, मैंने देखा एक पेड़ के पीछे दादाजी खड़े थे और मुझे इशारा कर रहे थे। मैंने दोस्तों को बहाना लगाया कि मेरी बॉल वहीं पर रह गई। मैं वापस पार्क की तरफ भागा और पीछे से घूमकर अपने दादाजी से मिलने के लिए पहुंच गया। पेड़ के पीछे वो खड़े मुस्कुरा रहे थे और जल्दी से मुझे गले से लगा लिया। इसके बाद वो कहने लगे, मैंने तैयारी कर रखी है, आज मैं तुम्हें शहर लेकर ही जाऊंगा और फ़ोन पर तुम्हारे पिता को बता दूंगा, कुछ नहीं करने वाले वो। इस तरह मैं अपने दादाजी के साथ चलने लगा था। मैंने दादाजी से पूछा, मुझे बस में लेकर जाएंगे? आज बस में बहुत मज़ा आने वाला है। मैं बस में बहुत कम बार बैठा हूँ और उस शहर की तरफ कभी नहीं गया। तब मेरे दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस में नहीं लेकर जाऊँगा, अपनी गाड़ी लेकर आया हूँ, हमारी वही वैन। मैंने दादाजी की तरफ देखा। अरे दादाजी, वही वैन जिसे आप फूड ट्रक की तरह इस्तेमाल करते हैं, वहाँ शहर में आप इसी से काम करते हैं ना? अरे वाह, वो सामने वाली। दादाजी ने उस वैन को बहुत अच्छा सजा रखा था। मैं वैन के करीब गया। जब अंदर बैठा तो मैं देख रहा अंदर खाने पीने का ढेर सारा सामान पड़ा था और दादाजी ने कह दिया, जो खाना चाहते हो खा सकते हो, बस ध्यान रखना लेफ्ट साइड वाला वो रैक है ना, उसमें सारी सॉसेजेस पड़ी हैं, बहुत ज़्यादा मिर्ची होती है, उसे मत खा लेना, फिर यहीं पर पानी ढूंढते फिरोगे, लेकिन मैं पानी पिलाऊंगा नहीं। मैं दादाजी के साथ मजाक किए जा रहा और जब गाड़ी 20-30 किलोमीटर वहाँ से आगे निकल गई, मुझे डर लग रहा था मेरे पिताजी डांटेंगे। तभी दादाजी ने वहाँ पर वैन को रोककर फ़ोन लगाया। पिता ने फ़ोन उठाया और पहले दादाजी बात करते रहे कि मैं अपने पोते को लेकर जाऊँगा। पिता मान नहीं रहे। फिर मेरी बात दादाजी ने पिताजी से करवाई। ये देखो, ये तो मेरे साथ आ चुका है। पिताजी घबरा गए थे। तुम उनके साथ क्यों चले गए? तुम उनके साथ क्यों चले गए? मैं भी अब हिम्मत ला चुका था और मैंने कहा, देखिए पिताजी, 7 दिन से 10 दिन वहाँ पर रहकर मैं वापस आ जाऊँगा, भरोसा कीजिए, रहने दीजिए ना। पिता मान नहीं रहे थे लेकिन अब दादाजी ने गुस्सा दिखाया। पहली बार दादाजी को गुस्सा करते हुए देखा था। दादाजी ने गुस्से में कहा था, मैं अपने पोते को ले जा रहा हूँ, अगर तुमने कुछ किया, जानते हो ना मेरा गुस्सा, मुझे ज़्यादा गुस्से में आने मत देना। पिताजी शांत हो गए थे। वो जानते होंगे दादाजी भी पीटते हैं। बचपन में पिताजी को भी दादाजी ने पीटा ही होगा ना, इसीलिए मेरे पिताजी डर गए। अब मैं दादाजी के साथ जा रहा था और बहुत खुश। पिता को भी उन्होंने मना लिया था। शहर पहुंचने में काफ़ी समय लगा। ये रास्ते ज़्यादा अच्छे नहीं थे, उन्हें शॉर्टकट पता था। कई शॉर्टकट से हम उस शहर पहुंच गए। जब उस शहर में पहुंचे, मुझे लग रहा था ये हमारा पुश्तैनी शहर है।
लोगों के पुश्तैनी गांव होते हैं, लेकिन मेरा पुश्तैनी शहर था और हम गांव में रहा करते थे, हर चीज़ में उल्टे। लेकिन इस शहर में जब मैं इधर उधर देख रहा, रात के 10 बजे का समय था। कई दुकानें यहाँ पर खुली हुई थी, कई रेस्टोरेंट यहाँ पर खुले हुए थे, कई घरों के बाहर लाइट लगी हुई, स्ट्रीट लाइट भरी पड़ी थी, हर सड़क पर रोशनी ही रोशनी। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश। शहरों में बहुत मज़ा आता है। इस समय आप घूम सकते हैं, देखो रेस्टोरेंट खुला है, वहाँ जाकर आप खा सकते हैं। दादाजी ने कहा, ये शहर बहुत सुरक्षित है। रात के 12 बजे लड़कियां घूमते हुए नजर आ जाते हैं। यहाँ किसी को डर नहीं लगता। यहाँ शहरों में जो मज़ा आता है गांव में नहीं आता। गांव में 8 बजे अंधेरा हुआ लोग घरों में दुबक जाते हैं, यानी सुबह से लेकर शाम तक जिंदगी है, उसके बाद घर में दुबक जाओ। शहरों में ऐसा नहीं है। अगर तुम्हारा मन करता है घूमने का, रात के 12 बजे निकलो। 12 बजे बहुत मज़ा आता है। अभी तो हमारा ये शहर ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पर कई छोटी छोटी दुकानें और खुल रही हैं, कई होटल्स खुल रहे हैं। आगे 10 साल बाद देखना, ये शहर एक बड़ा शहर कहलाया जाएगा और तब यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भी आया करेंगे। दादाजी की बातें मैं सुने जा रहा था, खिड़की से बाहर झांके जा रहा था। इंतज़ार मुझे था अपने घर का, कब मैं घर तक पहुँचता। जब घर पहुँचा, वो घर काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। भले ही पुराने ज़माने का था, लेकिन दादाजी ने पूरा अच्छी तरह से मेंटेन कर रखा था। बाहर उन्होंने वो वैन लगा दी, उसके बाद वो गेट खोलकर सीधा अंदर, और अंदर से देखने में बहुत सुंदर, मज़ा आ गया। हमारा गांव वाला घर तो काफ़ी पुराना टूटा फूटा सा लगता है। पिताजी ने बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़कर वो घर खरीदा था। जब इतना बड़ा घर मौजूद है तो गांव में छोटा घर खरीदने की क्या ज़रूरत है। दादाजी ने नीचे वाले कमरे दिखाए, ऊपर वाले कमरे दिखाए। 5 कमरे थे वहाँ पर, लेकिन एक कमरा नहीं दिखाया। दादाजी ने कहा, वहाँ वो खास काम करते हैं, वहाँ वो रेसिपीज़ बनाते हैं, वो जो भी स्ट्रीट फूड बेचते हैं ना, रेसिपी सारी वहाँ पर रखी हुई है। कुछ ज़्यादा ज़रूरी कागजात रखे हैं। मैं उस कमरे में तुम्हें नहीं ले जा सकता, वो बहुत खास कमरा है। मैंने भी हामी भर दी। आखिर बड़े लोग यही तो करते हैं। उनकी खास रेसिपीज़ होती हैं, जैसे KFC, मैकडोनल्ड की, तो वो रेसिपी किसी को बताते नहीं। भविष्य में मेरे दादाजी मुझे ज़रूर बताएंगे और शायद हो सकता है इस काम में मैं सफल भी हो जाऊं। क्या पता, पिताजी वाला वो लकड़ी वाला काम मैं नहीं करने वाला, उसमें ज़्यादा पैसे हैं ही नहीं। यहाँ दादाजी तो काफ़ी अच्छे खासे पैसे कमाते लगते हैं। दादाजी ने मेरे लिए ऊपर वाला एक कमरा सजा रखा था। वहाँ कई खिलौने रखे हुए थे, कई ऐसी गेम्स रखी हुई थी जो मुझे खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। एक क्रिकेट बैट रखा हुआ था जो वो नया लेकर आए थे। वहाँ वीडियो गेम भी थी। मैंने वीडियो गेम दोस्तों के घरों में खेली थी। यहाँ तो मेरे लिए दादाजी ने ला रखी थी। वहाँ मेरी बारी काफ़ी बाद में आती थी और थोड़ा खेलने को मिलता था। यहाँ तो पूरा पूरा दिन खेल सकता था। अरे मेरे पिताजी क्यों मना करते रहते हैं, यहाँ तो बहुत मज़ा आने वाला है। दादाजी ने कहा था, जब तक गेम खेलना चाहते हो खेल सकते हो, अब इतने दिन यहीं पर हो, लेकिन याद रखना 12 बजे तक सो जाना। रात को जागना अच्छा नहीं होता, आंखें खराब हो जाएंगी। मैंने भी मुस्कुराते हुए कह दिया, ठीक है दादाजी। मैं कुछ समय के लिए गेम खेलना शुरू हो गया। पता ही नहीं चला कब 1 बज गया। तब मुझे दादाजी की बात याद आई। दादाजी तो नीचे सो गए होंगे, जल्दी से गेम बंद करता हूँ और मैं भी सो जाता हूँ। उस रात मैं इतनी लेट सोया था। अमूमन मैं 8 से 9 बजे सो जाया करता था। यहाँ तो गेम खेलते खेलते मज़ा ही बहुत आया। अगली सुबह दादाजी तैयारी कर रहे थे। उन्होंने कहा, मैं फूड ट्रक लेकर हर रोज़ जाता हूँ, लेकिन अब कुछ दिनों के लिए तुम यहाँ पर हो, मैं जल्दी आ जाया करूँगा। काम करना भी तो ज़रूरी है। ऐसा करो तुम मेरे साथ चलो, देखो मैं कैसे काम करता हूँ। मैंने हामी भर दी। जल्दी से मैं नहाया, कपड़े पहने और दादाजी के साथ उस वैन में। दादाजी ने बहुत तैयारी कर रखी थी। वो फास्ट फूड का ट्रक लगाया करते थे और उस पार्क में पहुंचकर 1 घंटे पहले उन्होंने पूरी तैयारी की, कुछ चीज़ें बनाई। उसके बाद फूड ट्रक चला दिया। लोगों की भीड़ लगना शुरू हो गई थी। यहाँ मेरे दादाजी इतना ज़्यादा फेमस हैं, मुझे अब पता चला था। हर कोई उनसे मुस्कुराता हुआ मिल रहा था और मेरे दादाजी हर किसी को कह रहे थे, ये मेरा पोता, आगे चलकर ये फूड ट्रक यही चलाएगा और हो सकता है ये तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट खोल ले। अब हमेशा फूड ट्रक थोड़े ना चलाता रहेगा। लगभग शाम के 4 बजे तक
दादाजी काम करते रहे। मैं तो थक चुका था। एक बार दोपहर को आधे घंटे के लिए सो भी गया था। लेकिन अब मुझे लगा दादाजी तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। मैं इतनी मेहनत अभी नहीं कर सकता, बड़ा होकर शायद कर पाऊंगा। और मैं बहुत ज़्यादा बोर भी हो गया था। जब मैं दादाजी के साथ वापस घर आया तो मैंने दादाजी को कह दिया, देखिए दादाजी, आज काफ़ी ज़्यादा बोर हो गया। ये बड़ों वाले काम मैं अभी नहीं कर सकता। यहाँ मैं खेला करूँगा, आप फूड ट्रक ले जाना, मैं घर पर रहूँगा। दादाजी ने कह दिया, ठीक है, घर पर रहने की भी ज़रूरत नहीं है। ये शहर है, यहाँ पर कई पब्लिक पार्क बने हुए हैं, वहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा खेलते हैं, तुम वहाँ खेल सकते हो। और अगर शाम के वक्त बाहर जाना है तो शाम को भी बहुत मज़ा आता है। दिन के वक्त गर्मी हो जाती है, इसीलिए शाम के वक्त बाहर बहुत लोग घूमने के लिए निकलते हैं। रात को भी यहाँ निकला जा सकता है, कोई डर नहीं। सबसे सुरक्षित शहर है ये। उस शाम मैं थका हुआ था। मैं जल्दी ही सो गया, वीडियो गेम खेल ही नहीं पाया। अगली सुबह दादाजी फूड ट्रक लेकर जा चुके थे। मैं अब शहर को खंगालना चाहता था, जानना चाहता था यहाँ पर क्या क्या मौजूद है। पहले तो दादाजी की बात पर अमल करके मैं पब्लिक पार्क चला गया। बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, कई लोग क्रिकेट खेल रहे थे, अलग अलग गेम खेल रहे थे। फुटबॉल भी एक तरफ खेल रहे लड़के, जब मैं उनके पास गया उन्होंने मुझे अपने साथ खेलने दिया। मैं खेलने लगा क्योंकि मुझे फुटबॉल खेलना भी काफ़ी पसंद था। मैं अच्छा खेला करता था, मज़ा ही बहुत आया। समय बीतता गया, पता ही नहीं चला। उसके बाद फुटबॉल छोड़कर मैं आगे बगीचों की तरफ घूमने चला गया। वहाँ भी कई बच्चे आम तोड़ रहे थे, उनके साथ बहुत मज़ा आया। घूमते घूमते पूरा दिन कब निकल गया पता ही नहीं चला। दोपहर का खाना तक नहीं खाया मैंने, जो मेरे दादाजी सुबह सुबह ही बना गए थे मेरे लिए। जब बागीचे से अपने नए बने दोस्तों के साथ में आ रहा था, तब वो मुझे बताने लगे कि वो कहाँ से हैं, वो कब यहाँ पर आए। उसके बाद मेरे बारे में पूछने लगे, तो मैंने कहा मैं तो यहाँ छुट्टियों के लिए आया हुआ हूँ, मैं वो दूर वाले गांव से आया हूँ। तब मैं उनसे पूछ रहा था, यहाँ शहर में तो बहुत मज़ा आता होगा ना, तुम लोग तो रात को भी खेलने के लिए आते होगे, रात को भी बहुत मज़ा आता है। उन्होंने कहा, मज़ा तो आता है, लेकिन इस शहर में हर सुविधा होने के बावजूद बच्चों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता। मैंने उनसे पूछा, बच्चों को बाहर निकलने नहीं दिया जाता, क्यों? यहाँ तो सबसे सुरक्षित शहर कहा जाता है ना इसे। उन्होंने कहा, सुरक्षित बड़ों के लिए कहा जाता है, बच्चों के लिए नहीं कहा जाता। ये बात सुनकर मैं थोड़ा सा घबरा गया। मैंने उनसे पूछा, क्यों बच्चों के लिए सुरक्षित क्यों नहीं कहा जाता? वो जब बताने ही वाले थे, दादाजी वहाँ पर पहुँच गए। दादाजी का घर आने का वक्त हो गया था और वो पब्लिक पार्क में पहुंचे हुए थे। दूर से गाड़ी का हॉर्न मारते रहे। बात पूरी भी नहीं हुई और उस हॉर्न ने जैसे कान खा लिए। दादाजी बुला रहे थे, घर जाने का समय हो गया है, बहुत खेल लिया तुमने, यकीनन तुमने खाना भी नहीं खाया होगा। मैं भागता हुआ दादाजी की उस वैन में बैठा और दादाजी मुझे घर ले गए। दादाजी के साथ घर में बैठकर मैं उनसे पूछ रहा था। वो पार्क में बच्चे कह रहे थे कि यहाँ बहुत ज़्यादा खतरा है। तब दादाजी कहने लगे, खतरा है? अरे बच्चे डरपोक हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं, यहाँ कौन सा खतरा, इसे सबसे सुरक्षित शहर कहा जाता है। मैंने दादाजी को कहा, उन्होंने कहा सुरक्षित बड़ों के लिए कहा जाता है, बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। मैंने तो सुना है, वो कह रहे थे कि बच्चे यहाँ काफ़ी खतरे में होते हैं, रात को बाहर नहीं निकलते। तब दादाजी ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा करना, आज रात तुम घूम कर देखना, तुम 10-12 बजे तक बाहर घूमते रहना, पार्क में जाना, आगे रेस्टोरेंट में जाना, बगीचे में जाना, ज़रा भी खतरा महसूस हुआ मुझे बताना। यहाँ खतरा है ही नहीं बच्चों के लिए, वैसे ही तुम्हें भटकाया गया है। अब उनकी बातों पर यकीन मत करना, यहाँ बहुत शरारती बच्चे हैं। वो पार्क में खेलने वाले, वो बगीचे में जाने वाले, वही था ना वो लड़का बगीचे में जो आम तोड़ने के लिए जाता है, सबसे ज़्यादा शरारती बच्चा है ये, उससे थोड़ा बचकर रहना, दूर रहना उससे। अब शाम का वक्त हो गया था और मेरे दादाजी ने मुझे कहा, जाओ खेलने के लिए, यहाँ डरने की कोई बात नहीं है। मैं सच में खेलने के लिए चला गया और दादाजी ने मुझे इतनी आज़ादी दे दी थी कि मैं रात तक खेल सकता हूँ, दोस्तों के साथ मज़े कर सकता हूँ। इस तरह मैं ग्राउंड में खेलने के लिए चला गया, लेकिन सब लड़के वहाँ जल्दी जल्दी से घर की तरफ निकलना शुरू हो गए। और जैसा कि दादाजी ने कहा था, यहाँ रात को भी लोग बाहर रहते हैं, ऐसा नहीं था। पूरी की पूरी ग्राउंड खाली हो चुकी थी। फिर मैं ढूंढने लगा, कोई दोस्त बागीचे की तरफ होगा,
रात के 8 बजे बागीचों की तरफ गया था मैं। वहाँ कोई मौजूद नहीं। 2 सिक्योरिटी गार्ड थे जो केज के अंदर थे। अब धीरे धीरे मैं घूमता गया और वहाँ बड़े तो नज़र आ रहे थे। ऐसा नहीं था कि ये शहर पूरी तरह से सुनसान हो गया था, लेकिन बच्चा कोई नहीं। मैं घूमता रहा खाली रास्तों पर, कई बार भीड़ भाड़ में। वहाँ एक फूड ट्रक दिखा मुझे, वहाँ पर मैंने बर्गर खा लिया। मुझे पहले तो लगा दादाजी का ट्रक है, लेकिन नहीं, वो किसी और का था। दादाजी तो घर में ही थे। अब घूमते घूमते रात के 9:30 हो गए और एक खाली सड़क पर मैं चला जा रहा। तभी पीछे से पुलिस वालों की बाइक आ गई। मुझे रोककर वो मुझसे पूछताछ करने लगे। आखिर तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, यहाँ क्यों घूम रहे हो? मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था और मैं इतना ज़्यादा डरा कि मेरे हाथ पाँव कांपने लगी थे। तब उन पुलिस वालों ने मुझे थोड़ा सा संभाला, मुझसे प्यार से बात करने लगे और कहने लगे, देखो बच्चे, रात को बाहर नहीं घूमते, तुम्हें किसी ने बताया नहीं, चलो अपने घर का एड्रेस बताओ, तुम्हें घर छोड़ कर आते हैं। मैंने उनसे कहा, मैं दादाजी की इजाज़त से बाहर घूमने के लिए आया था। उन्होंने कहा, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें घर जाना होगा, यहाँ बच्चे रात को बाहर नहीं निकलते, चलो बताओ कहाँ है तुम्हारा एड्रेस। मैंने उन्हें जेब से निकाल कर दादाजी वाले उस घर का एड्रेस बताया, जो मुझे उन्होंने ख़ास तौर पर लिख कर दिया था अगर मैं भूल जाऊं। अब वो पुलिस वाले सीधा घर छोड़ने के लिए मुझे पहुंच गए थे। अब घर तक जाते जाते उन्होंने मुझे बताया, यहाँ पर बच्चे बाहर नहीं घूमते, क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं? मैंने कहा, नहीं, मेरे दादाजी ने मुझे बताया नहीं, मैं तो अपने उस गांव से आया हूँ, यहाँ कुछ ही दिन तो हुए हैं मुझे। उन्होंने कहा, तुम्हें हम बता देते हैं, रात को यहाँ बच्चे बाहर नहीं घूमते। यहाँ कोई है जो बच्चों को उठा लेता है, उनको मारता है, क्या करता है अब तक हम पता नहीं कर पाए हैं। हमें शक है कि कोई बच्चों को उठा रहा है और उसके बाद उन्हें स्मगल कर रहा है, किसी और देश में भेज देता है, कहाँ भेज देता है पता ही नहीं चलता। बहुत समय हो गया है, कई बच्चे गायब हो चुके हैं, हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं। ये बातें सुनते सुनते मैं तो डर गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। दादाजी ने तो ये सब बताया नहीं। जब वो पुलिस वाले मुझे घर तक छोड़ने के लिए पहुंच गए, तब उन्होंने मेरे दादाजी को भी समझाया, आपको तो पता होना चाहिए ना, यहाँ पर तो कई बच्चे गायब हो रहे हैं। तब दादाजी ने कहा, अच्छा गायब हो रहे हैं, मुझे शायद याद नहीं रहता, तो मैंने तो उसे कह दिया कि ये सुरक्षित शहर है, अब मैं ध्यान रखूँगा ताकि ये बाहर ना जाए। फिर मेरे दादाजी मुझे घर के अंदर ले आए और मुझे समझाने लगे, पागल हैं ये, कुछ नहीं होता, यहाँ बच्चे कोई गायब नहीं होते, वैसे ही भ्रम फैलाया हुआ है। मैं तो एक भी बच्चे को नहीं जानता जो यहाँ पर गायब हुआ हो। तुम्हें घूमने का मन है ना, बाहर घूमना, मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए हूँ, कोई तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा, कोई भी तुम्हें हाथ नहीं लगाने वाला। अब इतनी रात का समय हो गया था तो दादाजी ने कहा, जाओ जाकर सो जाओ, अब गेम मत खेलना, समय बहुत ज़्यादा हो चुका है। मैं अपने कमरे में चला गया। अब मैं बहुत ज़्यादा डरे जा रहा था, अपने दादाजी की बातों पर यकीन करूं या उन पुलिस वालों की बातों पर यकीन करूं। मुझे घबराहट सी हो रही थी। 15-20 मिनट मैं अपने बेड पर बैठा रहा। उसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यास लगी। यहाँ वैसे मैं पानी का ग्लास अपने बेड के बिल्कुल पास रखता हूँ, आज लेकर नहीं आया। डर में बहुत ज़्यादा भूलक्कड़ हो गया हूँ मैं। ये सोचकर नीचे किचन की तरफ चल पड़ा मैं पानी का ग्लास भरने के लिए। जैसे ही किचन की तरफ जा रहा था, आज वो कमरा खुला था। अमूमन दादाजी उस कमरे को बंद रखते हैं और कहते हैं वहाँ नहीं जाना है, वहाँ खास चीज़ें रखी हुई हैं, बहुत राज हैं, पुराने कागजात हैं, खास रेसिपीज़ रखी हैं। आज उस कमरे का दरवाज़ा खुला था तो मुझे शरारत करने का मन हुआ। अब दादाजी ने खुद खोला है तो देख कर आता हूँ अंदर क्या है। दादाजी अंदर काम कर रहे होंगे। अब मैं धीरे धीरे चलता हुआ जब उस कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा, अंदर झांक कर देखा मैंने। अंदर अजीब अजीब पुरानी पुरानी सी चीज़ें पड़ी। सामने बहुत सारी तलवारें लटकी हुई थी। एक तरफ कई छोटे छोटे मर्तबान से पड़े थे, एक तरफ जैसे पेंटिंग्स लगी हुई, लेकिन मुझे आधी नज़र आ रही, वहाँ ज़्यादा रोशनी नहीं थी। अचानक मैं नीचे झुककर और चीज़ें देख रहा और सामने मेरे दादाजी आ गए। वो बिल्कुल मेरे सामने खड़े थे और मेरी तरफ देख रहे। तुम्हें कहा है ना, अंदर जो रखा है तुम्हें देखना नहीं है, अंदर खास चीज़ें हैं, तुम देख नहीं सकते। कुछ खास रूल्स फॉलो करने हैं, अगर उन रूल्स को तोड़ा तो सज़ा मिलेगी। अभी वापस छोड़कर आ जाऊंगा तुम्हें पिताजी के पास।
यहाँ शहर में वो खेलने का मज़ा नहीं मिल पाएगा। मैंने दादाजी से माफ़ी मांगी। उसके बाद दादाजी ने कहा, नीचे क्यों आए थे? मैंने कहा, पानी का गिलास भरने के लिए। दादाजी ने गुस्से में मुझे कहा, पानी का गिलास भरो और चलो ऊपर। कहा है ना तुम्हें यहाँ नीचे नहीं आना है, और अब सोने को कहा है, चुपचाप जाकर सो जाओ वरना सजा मिलेगी। मैं डरता डरता किचन की तरफ भागा। वो पानी का गिलास भरा और मैं भाग कर सीधा ऊपर पहुंच गया। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। जब भी गलती होती है डर तो लगता है। पिताजी भी जब गलती मुझसे हो जाती है मुझे मारने की कोशिश करते हैं। वो तो माँ बचा लेती है, लेकिन कभी कभी एक दो झापड़ मेरे पिता मार ही देते हैं। अब मेरे पिताजी दादाजी से डरते हैं। हो सकता है दादाजी ज़्यादा सख्त हों। आज सच में काफ़ी गुस्से में थे। अगर मैं और भड़का देता ना उन्हें, 2-4 चमाटे तो मिलने ही वाली थे। फिर मैं गुस्से में आ जाता और कहता, वापिस छोड़ाओ। इस तरह तो मेरा ही नुकसान होता ना। वो तो अच्छा हुआ मैंने खुद को संभाल लिया। अब कमरे की तरफ कभी नहीं जाना है। अगले दिन मैं सुबह सुबह खेलने के लिए चला गया। मुझे मेरा वही दोस्त मिला जो ज़्यादातर मुझे बागीचे में ले जाया करता था। सुबह से शाम तक हम खेलते रहे और मैं उससे सवाल पूछता रहा, क्या सच में यहाँ रात को बच्चे बाहर नहीं निकलते? उसने मुझे बहुत बातें बताई। उसने कहा, कई सालों से यहाँ ऐसा हो रहा है, रात को कुछ बच्चे बाहर गायब हो जाते हैं। जो गायब होते हैं ना तो उनकी कभी लाश मिली, ना वो कभी जिंदा ढूंढे गए। वो कहाँ गए, कैसे यहाँ से दूर चले गए, ये सवालों का जवाब पुलिस तक ढूंढ रही है। कुछ पता नहीं चलता। पिछले कई सालों से, कह सकते हैं कि 15 से 20 सालों में यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा गायब हो रहे हैं। ये बात ने मुझे डरा दिया था। लेकिन मेरे दादाजी जो कहते हैं मैं उस पर यकीन करूं या इस बच्चे पर या पुलिस वालों पर? इस तरह मैं पूरा दिन उसके साथ खेला और उसने मुझे ढेर सारी बातें बताई। उसने ये भी कहा, पुलिस वालों को एक बात पर शक है, यहाँ जो बच्चे गायब होते हैं उन बच्चों पर जैसे पूरी तरह से नज़र रखी जाती है कि वो कब बाहर जाता है कब नहीं जाता है। और जितने भी बच्चे गायब हुए, एक कॉमन बात थी। उन बच्चों के माँ बाप ने कहा, कुछ समय से वो बच्चे कंप्लेंट कर रहे थे कोई उनका पीछा कर रहा है, कोई आदमी जो उनके पीछे रहता है, उसने मास्क पहना हुआ होता है और उसके बाद वो बच्चे गायब हो गए। यानी ये सोची समझी चाल है बच्चों को गायब करने की। कोई उन्हें किडनैप कर रहा है, लेकिन ना तो वो फिरौती मांगता है ना कोई सबूत छोड़ता है। कोई इस रहस्य को सुलझा नहीं पा रहा है। ये बातें सुनाते सुनाते शाम के 6 बजे तक उसने बहुत ज़्यादा डरा दिया था। तब मैं 6 बजे डरा हुआ था, इसलिए जल्दी ही घर वापस आने के बारे में सोचा। अब दादाजी की उम्र हो गई है, शायद उन्हें इस बात का पता ना हो, लेकिन अगर मेरे साथ कुछ हो गया ना, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। 6 बजे जब मैं वापस आ रहा था, एक पेड़ के पीछे एक आदमी दिखा जिसने मास्क पहना हुआ था। वो मेरी तरफ घूर रहा। जब मैंने उससे नज़रें मिलाने की कोशिश की, वो पेड़ के पीछे छिप गया। मैं थोड़ा सा उस तरफ बढ़ा, वो पीछे झाड़ियों की तरफ भाग गया। अब मैं डरने लगा था। मुझे सच में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। कोई था जो मेरा पीछा कर रहा है। और ये वैसी ही बात है जैसी सब बच्चों के साथ हुई जो गायब हो जाते हैं। दादाजी को बताना होगा। मैं भागता हुआ घर पहुंचा था। मुझे बहुत ज़्यादा सांस चढ़ी हुई। दादाजी घर आ चुके थे। उन्होंने जैसे ही मुझे देखा, मुझे डरा हुआ देख जल्दी से मुझे अंदर ले गए। उन्होंने बाहर का वो दरवाज़ा लगाया, उसकी कुंडी लगाई, मुझे मेरे बेडरूम में ले जाकर पूछने लगे, क्या हुआ, यहाँ कोई गड़बड़ हुई, किसी ने पीछा किया, किसी ने मारा, कुछ कहा, बताओ मुझे, अभी मैं उससे बात करता हूँ। मैंने कहा, नहीं दादाजी, वो बात नहीं है। उन्होंने कहा, किसी लड़के ने मारा ना, नाम बता उसका। मैंने कहा, नहीं दादाजी, सांस लेने दीजिए, मैं बताता हूँ। दादाजी, मेरा पीछा किया किसी ने। दादाजी तब हैरानी से मेरी तरफ देखने लगे थे और कहने लगे, कौन था? मैंने कहा, वो मास्क पहने हुए था, अजीब काला सा मास्क। और आपको पता है ना, जो बच्चे गायब हुए हैं, पुलिस वालों ने खास बयान दिया है कि उनका पहले पीछा किया जाता था, उनके बारे में वो पता करता था और फिर रात को वो बच्चे गायब हो जाते हैं। तब दादाजी ने मेरी तरफ देखा और मुझे गले से लगाया। फिर मुझे समझाने लगे, देखो, डरने की बात नहीं है, ये शहर सुरक्षित है, वो बस अफवाहें हैं।
कोई वैसे ही पीछा कर रहा होगा। कोई बात नहीं, मैं अब कुछ जानकारों को कहूँगा जो वहाँ पार्क के आसपास रहते हैं, वो तुम्हारा ध्यान रखेंगे। डरो मत, जितना डरोगे डर उतना हावी होता है, और पूरी जिंदगी ऐसा डर जब हावी हो जाए हमें फंसा लेता है। अगले दिन सुबह सुबह मैं पार्क में खेलने के लिए चला गया। मैंने सोचा हुआ था जल्दी वापस आ जाया करूँगा 4 बजे ही। कोई मेरा पीछा करेगा तो मैं किसी न किसी को बताऊँगा ज़रूर। अब मैं खेलने के लिए पार्क में पहुँचा और वहाँ पुलिस मौजूद थी। वहाँ कई लड़कों को खड़ा किया हुआ था, उनसे बातचीत चल रही थी। फिर मैंने जब उस पुलिस वाले के पास जाकर पूछा आखिर क्या हुआ, तो उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, ये वही बच्चा ना, ये भी खेलता है, इसे भी सामने लाइन में लगाओ, इससे भी पूछताछ करनी है। मैं थोड़ा सा डर गया। जब सामने मैं लाइन में लगा हुआ था, बाकी बच्चों से भी वो पुलिस वाले कुछ सवाल पूछ रहे थे। जब मेरी बारी आई वो मुझसे भी सवाल पूछने लगे और मैं इतना डरा हुआ, मुझे लगा कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने। वो मैं रात को घूमता हूँ, कहीं ये बात के लिए मुझे जेल में ना डाल दे। मैं डर गया, इसलिए वहाँ मेरी ज़बान काँप रही थी। और पुलिस वाले ने मुझसे कहा, तुम इस लड़के को जानते हो? इसका नाम है पार्थिव, ये कल भी तुम्हारे साथ था ना? बाकी बच्चों ने बताया ये तुम्हारे साथ था। मैंने कहा हाँ, ये मेरे साथ था। हम यहाँ फुटबॉल खेलते हैं और कभी कभी घूमने के लिए पीछे बगीचे में चले जाते हैं, बस यहीं पर रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते। तब पुलिस ने कहा, हाँ वो ठीक है। कल शाम को कितने बजे तक तुमने पार्थिव को देखा था? मैंने कहा 6 बजे। हम वो बगीचे में गए थे, उसके बाद वो पूरा दिन मुझे कहानियाँ सुनाता रहा था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा था। 6 बजे तक मैं उसके साथ था। तब पुलिस ने कहा 6 बजे तक तुम घर वापस चले गए थे ना? उसके बाद रात को बाहर निकले हो? कुछ बताओ, अगर तुम्हें वो दिखा, कहीं कुछ और देखा, कोई अजीब चीज़ देखी तो बताओ। मैं अब सोचने लगा आखिर हुआ क्या। मैंने उनसे सवाल किया, मुझे बताइए हुआ क्या, मैं पहले तो जानना चाहता हूँ। पुलिस वाले ने बताया कि वो लड़का रात का गायब है और घर में वो अजीब सा एक पेपर मिला है लाल रंग का। यहाँ जितने बच्चे गायब होते हैं उनके घर में लाल रंग का पेपर मिलता है और वो बच्चे दोबारा ढूंढने से भी नहीं मिलते। पार्थिव के साथ भी वैसा हुआ था और मैं बहुत ज़्यादा डर गया। अब वो मुझसे सवाल पूछे जा रहे थे। उसके बाद मैंने उन्हें एक ख़ास चीज़ बताई। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। पुलिस वाले ने कहा हाँ बताओ। मैंने कहा कल ना कोई आदमी मास्क पहने हुए पेड़ के पीछे से ना मुझे घूर रहा था। मुझे ऐसा लगता है वो मेरा पीछा कर रहा था। तब वो पुलिस वाला डर गया और उसने अपने साथी को बुलाया, इसका कोई पीछा कर रहा है। मास्क बताओ, मास्क कैसा पहना हुआ था? मैंने कहा काले रंग की हुडी थी और काले रंग का मास्क था, ये जैसे किसी भूत का मास्क हो, और ऊपर जैसे रस्सियों से बांधा हुआ था, जैसे कच्चा सा मास्क लग रहा था, ऐसा था। तब वो पुलिस वाले आपस में बात करने लगे और मुझे एक कुर्सी पर बिठा दिया। बाकी बच्चों को जाने दिया, लेकिन मुझे उसके बारे में पूछे जा रहे थे और मुझे समझ में नहीं आ रहा इतने सवाल मुझसे क्यों किए जा रहे हैं। तब वो पुलिस वाले स्पेशल मुझे घर छोड़ने आए थे। उन्होंने मेरे दादाजी को भी फ़ोन किया। मेरे दादाजी भी घर पहुंच गए थे। अब सबके सामने बिठाकर वो पुलिस वाले मेरे दादाजी को कह रहे, अब वो इसका पीछा कर रहा है। इसने खास तौर पर उसे देखा। मेरे दादाजी मेरी तरफ देखने लगे। सच में तुमने मुझे बताया नहीं? मैंने दादाजी को कहा कल बताया तो था, कल आपको बताया था ना। दादाजी ने आंख मारी। अब मैं चुप कर गया। अब वो पुलिस वाले दादाजी को समझा रहे, देखिए आपको पता है ना यहाँ पर कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। इसका दोस्त पार्थिव वो भी गायब हो चुका है, उसके घर में लाल रंग का कागज़ मिला है। हमें शक है उसे भी उस पागल ने ही किडनैप किया है। अब आगे क्या होगा हम समझ नहीं पा रहे हैं। इसके पीछे भी वो पड़ा हुआ है। आपको इसका ध्यान रखना होगा। अब अगर ये घर से बाहर ना निकले तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर ये कुछ दिनों के लिए यहाँ आया हुआ है तो आप इसे जल्द ही इसके घर वापस छोड़ आएँ। इस शहर में खतरा शायद बढ़ चुका है और इसके लिए सबसे ज़्यादा खतरा है। वो पुलिस वाले ये खास बात बताकर वहाँ से जा चुके थे। मेरे दादाजी बाद में मुस्कुरा कर मेरे लिए खाना लेकर आए। वो इस टॉपिक पर बात ही नहीं कर रहे थे। मेरे दिल की धड़कन रुकने का नाम नहीं ले रही। मैं पूछे जा रहा, दादाजी क्या सच में बच्चे गायब हो जाते हैं जिसका वो पीछा करता है? मेरा दोस्त पार्थिव, वही जिसके बारे में मैंने आपको बताया था ना। तब दादाजी कहने लगे, वो पागल बच्चा भाग गया होगा घर से।
ये पागल है जो ऐसी बातें करते हैं कि बच्चे गायब हो जाते हैं। और शायद ये सारे बच्चे जो गायब हो रहे हैं ना, ये घर छोड़कर जा रहे हैं, यहाँ किंवदंती का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत चालाक बच्चे हैं। खुद उसने लाल रंग का कागज़ घर छोड़ा होगा और भाग गया होगा। ऐसे निकम्मे बच्चे घर छोड़कर भाग जाते हैं और कहीं बड़े शहर में भटक रहे होते हैं। उसके साथ भी वैसा हुआ होगा। और जिसकी तुम बात कर रहे हो, किसी ने तुम्हें देखा। अब यहाँ पर वैसे कई और मास्क भी मिलते हैं। किसी ने मास्क पहनकर पेड़ के पीछे से झांका होगा। डरने की बात नहीं है। तुम मुझ पर भरोसा करते हो या नहीं करते? मैंने कहा, दादाजी भरोसा तो करता हूँ, लेकिन पुलिस वाले थे वो। दादाजी ने कहा, पुलिस वाले ही थे ना, इंसान ही हैं हमारी जैसे। वो ऐसे ही काम करते हैं जैसे तुम्हारे पिता काम करते हैं, मैं काम करता हूँ, वैसे वो काम करते हैं। कोई फरिश्ते नहीं है जिन्हें सब पता है। वो भी बस ऐसे ही बातें बनाते रहते हैं। तो मेरी बात पर यकीन करो। अपनों पर यकीन करना चाहिए या अनजानों पर? मैंने कहा, अपनों पर। हाँ, तो मैं अपना हूँ, वो क्या है? मैंने कहा, अनजान। हाँ, तो ऐसा करो, अब दिन का वक्त है, खेलना चाहते हो तो खेल सकते हो। मैं अपने इस फूड ट्रक को वापस लेकर जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा कस्टमर छोड़कर आया हूँ, वो गालियाँ निकाल रहे होंगे। अब जाकर थोड़ा डिस्काउंट देकर बर्गर बेचूंगा उन्हें, ताकि वो भी खुश हो जाएं। अब काम धंधा तो करना है ना, इज्जत इसी काम से मिली है, तो काम को इज्जत तो देनी ही होगी। दादाजी वो फूड ट्रक लेकर जा चुके थे। मेरा मन नहीं कर रहा घर से बाहर निकलने का, तो मैंने सोचा गेम खेलता हूँ ना, बाहर निकलूंगा ही नहीं। इतने दिन घर में रहूंगा, दादाजी को कह दूंगा घूमने गया था, वापस आ जाया करूंगा। इस तरह मैं ऊपर गया गेम खेलने के लिए, लेकिन लाइट चली गई। अब लाइट चले गई, मैं सोचने लगा करूं तो करूं क्या। कोई बात नहीं, घर के अंदर रहूंगा, देखता हूं घर में क्या क्या रखा हुआ है, कोई काम की चीज़ तो होगी ना। दादाजी ने रोका तो है नहीं घर की किसी चीज़ को हाथ लगाने से। मैं अलग अलग कमरे में जाने लगा था। अलग अलग कमरे में जाकर मैं ढूंढ रहा था कोई ऐसी चीज़ जो मेरे काम की हो। हर कमरे में जाता गया और दादाजी के उस बड़े कमरे में जाने के बाद मैंने एक ड्रॉर में एक बड़ी सी चाबी देखी। ये पुरानी सी चाबी थी। इस चाबी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे हैंडमेड चाबी हो। उस पर काफ़ी ज़्यादा कलाकारी सी की हुई थी। अब उस चाबी को लेकर मैं देखने लगा वो किसकी चाबी है। कभी किसी दरवाजे पर लगा रहा, कभी अलमारी में लगा रहा, कभी कहीं लगा रहा। फिर ध्यान में आया ऐसी चाबी जो उन्होंने छिपा कर रखी है, किस चीज़ की हो सकती है? उस दरवाजे की। उस कमरे में कुछ ऐसा है जो दादाजी छिपा रहे हैं, खास रेसिपीज। आज देख कर आता हूँ। वैसे भी दादाजी तो बाहर है ना, उन्हें कौन सा पता चलेगा, मैं देख कर आता हूँ। ये सोचकर मैं चाबी लेकर गया उस दरवाजे के पास। मैंने चाबी लगाई, चाबी घूम गई, दरवाज़ा खुल गया। ना दादाजी यहाँ पर हैं, ना कोई और, किसी को पता तक नहीं चलेगा। मैं बस अंदर जाऊँगा, चीज़ें देखूँगा, बाहर आ जाऊँगा। अब इसमें क्या गड़बड़ हो सकती है? किसी मसाले की बुक को देखूँगा तक नहीं। ये सोचकर मैंने आंखें बंद की, अपनी उंगलियों को मरोड़ा ताकि मुझे कोई शाप ना लग जाए। हम बच्चे ऐसा ही करते हैं, जब भी कोई झूठ बोलना हो उंगलियों को मरोड़ लेते हैं। दरवाज़ा खोला और जैसे ही दरवाज़ा खोलकर मैं अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें पड़ी थी जो मेरे दिमाग को चकरा रही थी। मैं देखे जा रहा, आखिर ये मर्तबानों में छोटी छोटी सी क्या चीज़ें हैं? ये कोई पानी के अंदर तैरने वाले छोटे छोटे गुड्डे से हैं। पेंटिंग देखी मैंने, ये बच्चों की पेंटिंग थी। वहाँ बच्चे पेंटिंग के अंदर, वो भी सोए हुए। ऐसी सारी चीज़ें हर तरफ दिख रही, लेकिन सबसे पीछे टंगी हुई एक पेंटिंग। मेरे होश उड़ गए उसे देखकर। पृथ्वी की पेंटिंग। वो बच्चा जो मेरे साथ खेला करता था, काफ़ी कमज़ोर सा था। पेंटिंग के अंदर उसको ऐसे बनाया गया जैसे रस्सियों से उसकी बाजुओं को बांधा गया हो, उसके पैरों को बांधा गया हो। मैं देखने के लिए करीब गया, वो बड़ी सी पेंटिंग थी। जब मैं करीब पहुंचा, कभी ज़िंदगी में हिलती हुई पेंटिंग नहीं देखी मैंने। वो रस्सी हिली जो पेंटिंग में बनी हुई थी, फिर सर हिला, फिर मैं ध्यान से उसकी तरफ घूरने लगा और सामने से पृथ्वी की पेंटिंग के अंदर वो ऐसे हिल रहा जैसे वो जिंदा हो। मैं बस देखता ही रह गया। क्या कलाकारी है ये? पेंटिंग है या कोई LCD स्क्रीन है जिसके अंदर ये फिल्म सी चल रही है?
अब मैंने देखा कि जब पृथ्वी ने मेरी तरफ देखा उसके बाद वो रस्सी को हिलाने लगा। वो छोटे आकार का बना हुआ था, जैसे पेंटिंग के अंदर कैद किया गया हो। मैं आंखें मले जा रहा, ये झूठ है या सच है। उसके बाद मैंने अपनी गाल पर चमाट लगाई। मुझे दर्द होता है या मैं सपने में हूँ? यहाँ सब कुछ सच था और तब मैं डर कर पीछे हो गया। जैसे ही मैं पीछे गिरा, एक मर्तबान से मेरा हाथ टकराया और मर्तबान का पानी नीचे गिर गया। अब मर्तबान के पानी के अंदर ना छोटा सा गुड्डा था, जैसे प्लास्टिक का गुड्डा हो, इंसानी शरीर सा बनाया गया हो। जब मर्तबान वो नीचे गिरा, पानी नीचे फैल गया, तब वो गुड्डा ज़मीन पर धीरे धीरे आकार बड़ा करने लगा था। मैंने ऐसे कई प्लास्टिक की छोटी छोटी गुड़िया देखी हैं जो पानी में डालो 3-4 घंटे बाद फूल जाती हैं। पहली बार ऐसी देखी है जो पानी निकलने के बाद अपना आकार बड़ा कर रही थी, धीरे धीरे पूरा इंसानी आकार। वो बिना कपड़े पहने एक बच्चा था जिसका शरीर बिल्कुल ताज़ा था। तभी वो थोड़ा थोड़ा सा हिलने लगा। उसकी बाजुओं को, उसके पैरों को बांधा गया था। वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हिलने लगा और मेरी सांस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे। मैं भागा बाहर की तरफ। दरवाज़ा मैंने बंद किया और उसके बाद अपने कमरे में जाकर मैं एक कंबल के नीचे छिप गया। सोचे जा रहा मैं, ये क्या है? क्या ये सच है? तब मेरा दिमाग घूमता गया और एक एक बात दिमाग में जब घुसती गई, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा था। शहर में बच्चे गायब हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अब मुझे पता था शायद कहाँ जा रहे हैं, लेकिन ये क्या है? मर्तबान में, पेंटिंग में, ये क्या चीज़ है? पृथ्वी गायब हुआ है, लाल नोट उसके घर में पाया गया, यानी जो बच्चों को गायब कर रहा है वो कोई और नहीं, मेरे दादाजी हैं। अब कुछ समय मैं यहीं बैठा रहा, फिर ठप ठप की आवाज़ नीचे से आ रही और इस चीज़ ने मुझे और ज़्यादा डरा दिया। गलती मुझसे हो गई है, अब मैं बुरा फंसूंगा। दादाजी को तो पता चल जाएगा ना कि मैं नीचे गया था, मर्तबान मैंने तोड़ा है। और ये ठक ठक की आवाज़ कहाँ से आ रही है? कहीं दादाजी आ तो नहीं गए? मुझे तो सफाई करनी चाहिए थी, सब कुछ साफ कर देना चाहिए था ताकि दादाजी को पता ना चले और मैं बस वापस अपने घर चला जाऊंगा। अब ठक ठक की आवाज़ आई जा रही और मैं डरे जा रहा। बहुत समय ये आवाज़ आती रही, फिर मुझे लगा दादाजी होते तो ऊपर तक आ चुके होते। मैं सीढ़ियों से चलकर नीचे पहुंचा तो उस कमरे के अंदर से आवाज़ आ रही। मैंने जैसे ही उस दरवाजे को खोला, वो लड़का जो नीचे उस मर्तबान से निकला था, उसके मुंह पर पट्टी लगी हुई और वो पैर को ज़मीन पर मारे जा रहा। उसने जैसे उठने की कोशिश की लेकिन उठा नहीं जा रहा था। उसकी टांगों को भी पूरी तरह से बांधा हुआ था, उसकी बाजुओं को भी पूरी तरह से बांधा हुआ था, उसे जैसे कैद किया गया था। वो बार बार टांगे मारता रहा, हिलने की कोशिश करता रहा, उससे उठा नहीं जा रहा था और बस वो आवाज़ कर पा रहा था। मुझे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गया। वो अपना सर एक तरफ करने की कोशिश कर रहा था, वो रो रहा था, साफ दिख रहा था। तभी मैंने वो सामने टंगी पेंटिंग देखी जिसमें पृथ्वी हिल रहा था। वो मुझे कुछ कहने की कोशिश कर रहा लेकिन मुंह पर पट्टी लगी हुई थी उसके। मैं घबरा गया था। अब क्या करूं? तो मुझे लगा उस लड़के के मुंह से पट्टी उतारनी होगी। नीचे पड़ा वो लड़का, उसके मुंह की मैंने पट्टी उतारी और वो इतना डरा हुआ मुझसे माफ़ी मांग रहा। मैंने उसे थोड़ा सा समझाया, थोड़ा सा उसे ठंडा किया और मैं कहने लगा, देखो मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम उस मर्तबान में कैसे थे? वो मर्तबान तो बहुत छोटा है ना, तुम इतना बड़ा शरीर उसमें लेकर कैसे गए? वो कहने लगा, तुम्हें कुछ नहीं पता? मैंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं पता। वो पूछने लगा, तो तुम बचे हुए कैसे हो? तुम यहाँ बचे हुए कैसे हो? वो शक्तिशाली जादूगर कैद कर लेता है मुझे। कब से यहाँ कैद किया हुआ है मैं जानता तक नहीं। तुम्हें अब तक कैद क्यों नहीं किया? मैंने कहा, मैं नहीं जानता कौन सा जादूगर, किसकी बात कर रहे हो, लेकिन क्या तुम बचना चाहते हो? मैं रस्सी खोलूं, तुम मुझे मारोगे तो नहीं ना? उसने कहा, नहीं तुम मुझे खोल सकते हो तो खोल दो। मैं जिंदा बचना चाहता हूँ, जल्दी खोलो। उसने खोलने को कहा और मैं बाहर से एक चाकू लेकर आया। उसकी पीछे वाली वो रस्सी काटी, पाँव की रस्सी काटी, वो डक टेप जो उसकी टांगों पर लपेटी हुई थी, बाजू पर लपेटी हुई थी, मैंने वो सारी डक टेप फाड़ दी। वो उठकर खड़ा हो गया था।
जैसे ही वो बाहर भागने वाला था मैंने दरवाज़ा बंद किया। नहीं, देखो, भागो मत, मुझे समझने की कोशिश करो, मैं भी बुरा फंसूंगा। मेरे दादाजी यहाँ पर रहते हैं और उन्होंने कहा था कमरे में नहीं जाना, अगर उन्हें पता लग गया तो मैं फंसूंगा। अब मुझे सोचने दो ना कुछ। वो कहने लगा, वो जादूगर तेरा दादा है, वो जादूगर बच्चों को अगवा करता है, यहाँ पता नहीं क्या क्या करता है। वो जब मर्तबान से निकालता है उसके बाद कोई जादू सा करता है, खून निकालता है और फिर से मर्तबान में डालता है। जब हम मर्तबान में होते हैं ना, आधे सपने नज़र आते हैं, आधा मर्तबान के बाहर नज़र आता है, वहीं फंसे फंसे से रहते हैं, निकलने की हर कोशिश नाकाम। इतने सालों में मैं ये समझ गया हूँ, मर्तबान मरने तक नहीं देता, भूख नहीं लगती, बस सपने नज़र आते हैं और हम कैदी रहते हैं। वो कैद करता है बच्चों को किसी खास चीज़ के कारण, रहस्य शायद कोई जान ना पाए। तभी हमने पीछे मुड़ा, वहाँ बहुत सारे मर्तबान, बहुत सारी पेंटिंग्स थे। हमने एक एक मर्तबान से उस छोटे छोटे गुड्डों को निकाला। उनके आकार बड़े हुए, वो तो बच्चे थे, ढेर सारे बच्चे। 20 बच्चे मर्तबान से निकाले और वहाँ और कोई मर्तबान नहीं था। सबको समझाया भागना नहीं है। कुछ को मैंने अपने कपड़े दे दिए थे, बाकी पूरी तरह से नंगे। उनके कपड़े ही नहीं थे तो जो चीज़ वो लपेट सकते थे उन्होंने वो लपेटी। वो घर के अंदर थे, हर किसी को समझाया गया था, भागने की कोशिश की तो दोबारा मारे जाओगे, हमें बचने के लिए कुछ खास करना है। अब पेंटिंग से बच्चों को बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब क्या करें? क्या पेंटिंग को फाड़ दें, पेंटिंग को गिरा दें? बच्चे तो बाहर आ नहीं रहे थे। तब हम समझ ही नहीं पाए, लेकिन वहाँ कई कागज़ पड़े हुए थे जिस पर अधूरी सी पेंटिंग्स बनी हुई। बिल्कुल वैसी पेंटिंग जो टंगी हुई थी वैसी ही इसमें थी, लेकिन वहाँ बच्चे नहीं थे। तब हम सोचने लगे इसमें तो और उसमें फ़र्क क्या है। अब उन पेंटिंग्स के अंदर का हमने कागज़ निकाला, सामने रखा और सामने रखते ही जब ज़मीन पर मारा, वो बच्चे पेंटिंग से बाहर, वो उछल कर वहाँ से बाहर गिरे, लेकिन रस्सियों में बाजुएं बंधी हुई। उनकी बाजुओं को निकाला, पृथ्वी भी वहाँ से निकाला जा चुका था। 45 बच्चे थे वहाँ। कुछ की उम्र 25 साल, कुछ की 28 साल। वो बता रहे कि समय कौन सा है, उन्हें साल तक याद नहीं था, कितने साल पहले उन्हें अगवा किया गया, अब तक जिंदा थे और यहाँ बच्चों की भीड़। समय ज़्यादा हो गया, 4 बजने वाले थे और मेरी टांगें कांप रही। दादाजी आने वाले हैं, अगर वो जादूगर हैं तो मुझे भी मर्तबान में कैद कर देंगे, क्या करें हम? जब ये बात उन लड़कों को पता लगी, वो तो दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ भागे। वो सब मेरी इस परेशानी को समझ नहीं रहे थे कि मैं बुरा फंसूंगा। वो तो घर से बाहर भाग गए। पृथ्वी ने भी गले से लगाया और कहा, अब तुम्हें निपटना होगा अपनी परेशानी से। मैं भी डरा हुआ, मुझे लगा घर में रहने से कोई फ़ायदा नहीं, भागना ही सही होगा। मैं भी घर से बाहर भागा था। कुछ बच्चे तो पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहे थे कंप्लेंट करने के लिए, सच बताने के लिए, और अब शायद दादाजी को पकड़ा जाता। मैं भी गार्डन की तरफ भागने लगा। अब कोई ना कोई मेरी मदद करेगा ना, शायद पुलिस करे। मुझे मेरे गांव छोड़ाए, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, दादाजी मुझे नहीं छोड़ेंगे। जब मैं पार्क में पहुँचा, मुझे दादाजी की वैन वहाँ खड़ी पहले से ही मिल गई। अब मैं डर गया, टांगें कांप रही और मैं झाड़ियों की तरफ भागने लगा, वैन से दूर। और सामने वो मास्क वाला आदमी पेड़ के पीछे से निकला। उसने मुझे दबोचा, मुंह पर टेप लगाई और मुझे जल्दी से खींचकर उस वैन में डाल गया। वहाँ कई लोग थे जो ये देख रहे थे कोई बच्चे को किडनैप कर रहा है, कुछ बचाने के लिए आए, लेकिन दादाजी ने वो वैन बड़ी तेज़ी से भगा ली थी। वो मास्क वाला आदमी मुझे मेरे ही घर में वापस ले आया था। ये दादाजी की वैन और मास्क उतारा वो दादाजी ही थे। घर की वो कुंडी लगाकर मुझे घसीटते हुए उसी कमरे में लेकर गए थे। उसके बाद मुझे कुर्सी पर बिठाया और कहने लगे, तूने सब कुछ खराब कर दिया। मुझे लगा था तू मुझे समझ पाएगा, मेरे जैसा बनेगा। जब तू मेरे जैसा बनेगा हम एक साथ काम करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन तू समझ नहीं पाया मुझे।
मेरा सारा काम खराब कर दिया। क्या करेगा अब? तुझे अब छोड़ थोड़े ना सकता हूँ। मुझे ऐसे लोगों को छोड़ने में बहुत मुश्किल होती है जो मेरा काम खराब करते हैं। पिछले 17 सालों से उन बच्चों को इकट्ठा किया था। मुझे बस 7 बच्चे और चाहिए थे और मेरा काम बन जाता। मैं अब शरीर को और बदल सकता था। मैं एक अलग प्रजाति का यक्ष बन सकता था। बस कुछ ही बच्चे तो और थे, तूने सारा काम खराब कर दिया। अब तुझे भी यहीं कैद करूँगा। एक पेंटिंग में तुझे कैद करूँगा, उसके बाद अपने साथ ले जाऊँगा। अब इस घर में रहने का कोई फ़ायदा नहीं। इतने सालों से जो सोचा सब खराब। अब नई जगह जाऊँगा, नई शुरुआत करूँगा, फिर ढूंढूँगा तेरे माँ बाप को। मेरा बेटा जो ये देख चुका था इसीलिए यहाँ से भाग गया। मैंने उसे माफ़ कर दिया। चलो कोई बात नहीं, अलग रहना चाहता है तो रहे। जब मेरा पोता हुआ यानी तू, मुझे लगा तू समझेगा मेरी बात, लेकिन उसने तुझे मुझसे दूर कर दिया। लेकिन मुझसे मेरा बेटा डरता था। जब मैं तुझसे मिलने आता था तो वो समझता था मैं तुझे ले जाऊंगा। बिना इजाज़त भी नहीं ले जा सकता था। ऐसे तो तू हमेशा के लिए दूर हो जाता। तुझे पटाने के लिए मैं हमेशा कोई ना कोई चीज़ देकर जाता। शायद तुझे वो देता ही नहीं था ताकि मेरे साथ तेरा लगाव ना हो जाए। जब तुझसे बात हुई थी ना कि तू यहाँ आना चाहता है, मुझे खुशी हुई। मुझे लगा ये बनेगा मेरे जैसा। आखिर मैं अकेला नहीं रहूँगा, कोई मदद करने वाला भी होगा। अब तूने अपना रंग दिखा दिया तो तुझे कैद करूँगा, फिर अपने बेटे को भी। अब छोड़ूंगा नहीं, गुस्सा बहुत है मुझ में। 17 सालों की मेहनत बर्बाद हुई है मेरी। मैं इतने सालों से इस पर लगा हुआ हूँ। पहले तो सीखने में इतना समय बर्बाद किया, उसके बाद जब काम करना शुरू किया तो सारा काम तूने खराब कर दिया। मुझे एक टेबल पर लिटा दिया, बाजू बांध दी, टांगे बांध दी। उसके बाद मेरे दादाजी सामने पेंटिंग बना रहे। वो मेरी पेंटिंग बना रहे थे। मुझे पता था इसके ज़रिए वो मुझ में उस शक्ति को लाएंगे और मुझे कैद कर लेंगे। लेकिन तभी बाहर से आवाज़ आना शुरू हो गई। मेरे दादाजी का नाम लेकर पुलिस कह रही थी, हम जानते हैं तुम अंदर हो। तुम्हें अंदर आते हुए पड़ोसियों ने देखा है। जल्दी से बाहर आ जाओ और अपने पोते को भी बाहर लेकर आओ। किसी बच्चे को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। हम सज़ा को कम करवाने की कोशिश करेंगे। पुलिस वाले बाहर ये कहे जा रहे, मेरे दादाजी पेंटिंग बनाने में लगे। वो शायद मुझे कैद कर लेना चाहते थे और उसके बाद जादूगर क्या क्या नहीं कर सकते। वो यहाँ इन पुलिस वालों से भी बच निकलेंगे। मुझे डर था। मुझे अपनी मौत नज़र आ रही थी, वो भी कैदियों जैसी। तभी बाहर धमाके की आवाज़ आई। उन्होंने वो बाहर वाला दरवाज़ा उड़ा दिया था। तब दादाजी बहुत घबरा से गए। उन्होंने जल्दी से इस कमरे का दरवाज़ा बंद किया और सामने वो दरवाज़ा ईंटों में बदल गया था, जैसे यहाँ कोई दरवाज़ा मौजूद ना हो। मुझे अब उन्होंने जिस रस्सी से बांधा था वो थोड़ी ढीली थी। मैं उसे खोल तो नहीं पा रहा था, लेकिन उठ पा रहा था। पास में पड़ा वो कांच का टुकड़ा जो मर्तबान टूटने के कारण वहाँ पड़ा हुआ था। उस कांच से मैं रस्सी को काटने लगा। यह ज़्यादा मोटी रस्सी नहीं थी, इसीलिए धीरे धीरे मैंने उस रस्सी को काटा। जैसे ही रस्सी को मैंने काटा, बाहर से धमाकों की 2-3 आवाज़ें, गोलियों की 2-3 आवाज़ें, और उसके बाद वो ईंटों वाला दरवाज़ा दोबारा लकड़ी का बन गया और शरीर पर खून लगा हुआ दादाजी सामने चल कर आते हुए। अब कोई नहीं आएगा और समय मिल गया हमें। वो जैसे ही करीब आ रहे, मैं दोबारा उस पर लेट चुका था। उन्हें पता ही नहीं था कि मैं आज़ाद हूँ। रस्सियाँ मेरे पास नहीं हैं। अब मैं जानता था कि मुझे बचने के लिए कुछ करना होगा। वो कांच का टुकड़ा लंबा था। जैसे ही दादाजी वो पेंटिंग बना रहे, मैंने वो कांच का टुकड़ा हाथ में पकड़ा और इंसानी शरीर का सबसे कमज़ोर हिस्सा, हमारी गर्दन। हमें स्कूल में कराटे की क्लास में सिखाया जाता है कि कैसे शरीर के कमज़ोर हिस्से पर वार करना है जब कोई बड़ा आप पर हावी हो रहा हो। शरीर के कई तगड़े हिस्से होते हैं, कई कमज़ोर होते हैं। सबसे कमज़ोर हिस्सा गर्दन का वो हिस्सा जो अंदर की तरफ खड्डे की तरह बना होता है, बहुत कमज़ोर। अगर वहाँ 2 उंगलियां भी मारी जाएं तो हम बेहोश हो सकते हैं।
मैंने वो कांच का टुकड़ा दादाजी के गले के उस हिस्से में घुसा दिया था। वो हिस्से में घुसाते ही वो चीख तक ना पा रहे और मैंने जब वो खींचा, वहां खून की बड़ी सी धार बहने लगी थी। खून ही खून था वहां पर और मैंने 2-3 वार और किए उनकी छाती पर। मैं अब या तो खुद जिंदा रहना चाहता था या वो जिंदा रहते। वार करता रहा, मैं करता रहा। इतने वार किए कि खून नदी की तरह बहने लगा। वहाँ वो मौत के आगोश में जाते गए। मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ भागा था। बाहर पुलिस की गाड़ी आ चुकी थी और एक पुलिस वाले ने मुझे उठा लिया। मेरे शरीर पर खून लगा हुआ और उन्हें लगा मुझे कुछ हुआ होगा। मुझे उठाकर उन्होंने वहाँ से दूर जाने को कहा और पुलिस वाले बंदूकें लेकर अंदर पहुँचे। अंदर 3 पुलिस वालों की लाशें पड़ी हुई थीं और मेरे दादाजी की लाश जब कमरे में मिली तो पुलिस वाले हैरान, आखिर वो कैसे मारे गए। मुझे सच बताने में ज़रा भी हिचक नहीं हो रही थी। मैंने पूरा सच बता दिया। वहाँ दादाजी की लाश के बारे में जानकर पुलिस अफरा तफरी मचा चुकी थी। शहर में आतंक मच चुका था। बच्चे तो आज़ाद हो गए, लेकिन सच का जब उन्हें पता लगा, लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। लेकिन शांत इसलिए हुए, आखिरकार वो किडनैपर, वो जादूगर मारा गया था। इस तरह जब मेरे पिताजी तक बात पहुंची, तब मुझे जानने को मिला पिताजी मुझे यहाँ लेने क्यों नहीं आए थे। उन्हें अपने कमरे के अंदर मेरे दादाजी ने कैद कर लिया था। मुंह पर पट्टी बांधी थी और बाजुएं भी बांधी हुई थी। एक गांव का लड़का जिसे उन्होंने 50,000 दिए थे, वो पिताजी को घर में आकर खाना खिलाता, पट्टी फिर से बांध जाता। वो वहाँ पर कैद थे 10 दिनों के लिए और मुझे यहाँ वो अपने पास अपने जैसा बनाना चाहते थे। आखिरकार इस अंत को देख मैं बहुत खुश हुआ और पिताजी के पास गांव में आ गया। अब मुझे इस बात की खुशी है कि शहर का वो आतंक खत्म हुआ। अब हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे पिता के चेहरे पर वो गंभीरता को देख मैं हमेशा सोचा करता, क्या बात है, एक दिन बहस कर ही ली मैंने। मेरी माँ भी मेरे साथ थी कि आप डरे हुए क्यों हैं, क्या बात है। तब मेरे पिताजी ने बताया था, मेरे दादाजी एक जादूगर थे जो ऐसी जादू विद्या जानते थे जिससे वो किसी के शरीर को किसी कागज़ में कैद कर सकते थे। वो ऐसा कई बार करते थे, कई लोगों को सज़ा देते थे। वो जादूगरी विद्या सीखकर खुद को जवान करना चाहते थे, अपने इसी रूप को यक्ष बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कुछ करने के बारे में सोचा था, लेकिन तब मेरे पिताजी वहाँ से भाग आए थे। लेकिन मेरे पिताजी ने बताया कि दादाजी इससे पहले 2 बार मर चुके हैं। जब भी उनके शरीर को मरा हुआ घोषित किया जाता है, भले ही गर्दन कटी हो, शरीर में घाव हो, वो 2 दिन बाद शरीर दोबारा जिंदा हो जाता है। जब तक उनके शरीर को जलाया नहीं जाता, उन्हें मरा हुआ घोषित नहीं किया जा सकता। जला शरीर दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। और ये बात ने मुझे डरा दिया था। जब अखबार में एक खबर देखी थी 2 दिन बाद, दादाजी का पोस्टमार्टम तो हुआ, लाश मुर्दा घर से गायब हो गई थी। आज भी मैं और मेरे पिताजी एक अलग गांव में रहते हैं। हमने किसी को नहीं बताया हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ जाने वाले हैं। किराए के मकान पर रह रहे हैं हम, इसीलिए मैं बताना नहीं चाहता था वो गांव कौन सा है, ये गांव कौन सा है, और आज हम जहाँ रह रहे हैं वो जगह कौन सी है। मैं डरता हूँ दादाजी जिंदा हैं या नहीं, ये सवाल एक रहस्य है। लेकिन एक बात का पता है, वो हमारा पीछा कर रहे होंगे।